हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुपर एजुकेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं यहाँ पे हिंदी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ जो यूपी पुलिस के लिए काफ़ी अच्छी है। जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, देखेंगे तो उनका हिंदी का स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही चुनिंदा और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो अधिक से अधिक एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में अंग आहा के बारे में पूछा गया है। वैसे तो वर्णमाला की मैंने क्लास डाल दी है अलग से, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है अंग और आहा क्या है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, अयोग बहा है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो बताइएगा ये कौन से व्यंजन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोग बहा। आयोग बहा को हम और किस नाम से जानते हैं? विसर्ग से भी जानते हैं। अगर हमसे पूछा जाए विसर्ग व्यंजन कौन से हैं, तब भी अंग आहा होंगे। आयोग बहा पूछा जाए तब भी अंग आहा होंगे। और अनुस्वर से पूछा जाए, अनुस्वर जो होते हैं वो भी अंग आहा होते हैं। तो अंग आहा को किन नाम से जानते हैं? आयोगा नाम से जानते हैं, विसर्ग से भी जानते हैं, अनुस्वर से भी जानते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन से हैं। जैसे कि संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा गया है, तो संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, 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 हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे कि या, रा, ला, वा। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, किसी भी तरीके से पूछते हैं। कभी कभी आपको ये वर्ड रख देंगे और पूछ लेंगे ये वर्ण है, मतलब किस व्यंजन के हैं, या कभी कभी नाम लेके पूछ लेंगे कि इनके व्यंजन कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो आप मेरी ये वर्णमाला वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने डिटेल से समझा दिया गया है। और ये क्वेश्चन आबकारी पुलिस में पूछा गया है, 2016 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? हमने अभी तक पढ़ा है, अभी पढ़ा ही था कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छावी होता है, त्रावी होता है, ज्ञावी होता है और सिरा होता है। ये चारों होते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। और सा कौन सा है? सा ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म वर्ण होते हैं ये। और ये क्वेश्चन आबकारी पुलिस 2016 द्वितीय पाली में पूछा गया था। मैंने यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। अगर वास्तव में आपने मन से ही क्लास को देख लिया ना, तो हिंदी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका बेहतर स्कोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उपसर्ग और प्रत्यय में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो शब्द से पहले लगे, पहले, वो उपसर्ग होते हैं। ठीक है। और जो शब्द के बाद में लगे तो वो प्रत्यय होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जो पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोला जाता है, जो बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोला जाता है। और यहाँ पर क्या प्रत्यय ही पूछा गया है, वो भी किसका? खंडहर और लुटेरे का प्रत्यय पूछा गया है। तो क्या होगा? हर ऐरा होगा, ईला तर होगा, खर तर होगा, बत लत होगा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो अगर हम इनको टुकड़े करेंगे, खंड धन हर, तो इसमें प्रत्यय क्या निकल रहा है? हर। ऐसे लुटेरा में करेंगे, लुट धन एरा,
तो इसमें एरा प्रत्यय निकल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर और एरा इसी में निकल रहा है। और ये यूपी पीसीएस मेन एग्ज़ाम में पूछा गया है 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर भाषाओं से पूछ लिए जाते हैं, कई तरीके की भाषा है हमारे भारत में चलन में, तो पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो यहाँ पर अलमारी का पूछा गया है। अलमारी विदेशी भाषा तो है ही, लेकिन कौन सी विदेशी भाषा का है? तो ये किस विदेशी भाषा का है? पुर्तगाली का है। अलमारी शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और ये क्वेश्चन ABPCS प्री में पूछा गया था, लेकिन 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, अभिकारी शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर अभिकारी शब्द के बारे में पूछा गया है, जैसे कि संज्ञा होता है, अव्यय होते हैं, सर्वनाम होते हैं या विशेषण होते हैं। तो अभिकारी शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, और अव्यय में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे कदा, किंतु, परंतु, चूंकि, अथवा, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अव्यय में आ जाते हैं और इन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। एक विकारी भी होते हैं, विकारी में अलग होता है, और अभिकारी शब्द में ये सारे शब्द आ जाते हैं। यहाँ वहाँ ये बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो गया। और ये UPSSC BDO का 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी परीक्षा को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है तो इसकी पढ़ाई करके हमें क्या फ़ायदा है, या ये बहुत छोटी परीक्षा है तो इसकी पढ़ाई करने से हमें क्या फ़ायदा है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें सिर्फ पढ़ने से मतलब होता है, क्योंकि कभी कभी बड़ी परीक्षाओं के क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में आ जाते हैं, और छोटी सी परीक्षा के क्वेश्चन भी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे UPSC में तक पूछ लिए जाते हैं छोटी परीक्षाओं के क्वेश्चन। इसलिए हमें कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पुलिस के पेपर देखेंगे, पुलिस के बारे में ही पढ़ेंगे और मतलब अपनी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। जितने भी स्टेट हैं और जितने भी स्टेट में चाहे कांस्टेबल की भर्तियाँ हुई हों या SI की हुई हों, जितनी भी हुई हो, तो किसी भी स्टेट का पेपर हो और किसी का भी, तो उस पेपर को कम से कम ज़रूर लगाइए। और उन्हीं पेपर में से आपको कम से कम 50% आपको उन्हीं पेपरों से मिल जाएगा, क्योंकि आयोग जो भी पेपर बनाता है वो उन्हीं पेपरों से बनाता है या उससे रिलेटेड बनाता है, उसी टॉपिक से इर्द गिर्द ले लेता है, लेकिन बाहर से नहीं लेता है। लेकिन हमारा टॉपिक अगर कंप्लीट होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा कहना तो ये है, आप जो भी पढ़ते हो 7 घंटे 8 घंटे पढ़िए, चाहे भले 1 घंटा कम पढ़िए, पर कम से कम 1 घंटा हर स्टेट का पेपर का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, और देखिए फिर आपका स्कोर कितना बेहतर होता है और आप अपनी मंजिल पे कितनी जल्दी पहुंचते हैं। ये मेरा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दों में वर्गीकरण का आधार है। तो वर्गीकरण के बारे में पूछा गया कि शब्दों को कितने वर्गीकरण में मतलब बांटा गया है। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो किस आधार पे बांटा गया है? तो तीनों के आधार पर बांटा गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि अर्थ के आधार पर भी बांटा गया है शब्दों को, रचना के आधार पर भी बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर भी बांटा गया। और देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड SI 2015 का है। तो ये नहीं सोचिएगा कि उत्तराखंड में आया तो हम क्यों पढ़ें, लेकिन परीक्षाएं तो सब सेम वही हैं। आयोग कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा सकता है, इसलिए हमें हर स्टेट की परीक्षाओं के प्रैक्टिस सेट जरूर लगाने चाहिए, डेली लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? अभी हमने अविकारी शब्द पढ़े थे, अब यहाँ पर विकारी शब्द की बात करी जा रही है। तो विकारी शब्द कौन सा? अविकारी में तो मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे कि परंतु, इधर उधर, यहाँ, चूंकि, कदा, अथा, मतलब
आज, वहाँ, ये सब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अभिकारी में आते हैं, लेकिन विकारी में जैसे कि संज्ञा से रिलेटेड होते हैं तो विकारी में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, लड़का। लड़का कैसा है? विकारी शब्द है। और ये भी अभिकारी पुलिस प्रथम पाली 2016 में पूछा गया है, यूपी की परीक्षा में ही। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास मैं लेकर आई हूँ। अगर आपने मन से पढ़ लिया, देख लिया तो ऐसा समझिए आपका पेपर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो पहले तो हमें ये पता होने चाहिए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो कृतवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है। ये तीनों वाच्य होते हैं, लेकिन उभय वाच्य एक कोई वाच्य नहीं होता है। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता ही चल गया है कि मतलब कि वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है राम आम खाता है, तो इसके बारे में पूछा गया है कि राम आम खाता है, तो इसका सही वाच्य क्या होगा? तो इसका सही वाच्य हो जाएगा कृतवाच्य, क्योंकि राम आम खाता है और मतलब हम कर्ता से संबंधित रखते हैं कृतवाच्य को। जहाँ कर्ता की बात करी जा रही है कि आम को कौन खा रहा है? राम खा रहा है। और राम कौन है? हमारा कर्ता है, इसीलिए कृतवाच्य में आ जाएगा। भाववाच्य में हम किस फीलिंग्स को रखते हैं, और कर्मवाच्य में हम जो कार्य करते हैं उसे रखते हैं। और ये भी क्वेश्चन राजस्व निरीक्षण परीक्षा 2016 में पूछा गया है, और ये सारे ही आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से क्लास ली है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे और आपकी तैयारी अच्छी सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है? अब उपसर्ग के बारे में पूछा गया। उपसर्ग मैंने आपको बता ही दिया है कि जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो उपसर्ग देखिए, आ से हमें पता चल रहा है कि उपसर्ग है। चिर, हम कहीं ऐसे चिरायु लिखते हैं या कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो हमें ये भी पता चल रहा है कि ये भी उपसर्ग है। प्रति, जैसे प्रतिधन, प्रतिदिन है, प्रति किलो, तो मतलब ये भी हमें पता चला है उपसर्ग है। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि नहीं, उपसर्ग किस में नहीं है? इका। इका क्या उपसर्ग है? इसे पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। इका उपसर्ग नहीं है, बाकी ये तीनों उपसर्ग हैं। और इका क्या है? इका प्रत्यय है। ये भी देखिए अबकारी पुलिस प्रथम पाली 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी किस क्लास चाहिए, और जिससे आपकी तैयारी मैं और बेहतर करा सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। तो अब इसमें कारक पूछा गया है कि रमा विद्यालय से घर जाती है, तो इसमें कारक की बात हो रही है। तो कारक भी आपको पता होना चाहिए। कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कारक 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म, कर्ता, अधिकरण, संबंध, संप्रदान, संबोधन, अपादान। चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख वैसे गया, लेकिन आप समझ जाइए कि कितना होते हैं, मतलब कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, संबंध और अपादान, संबोधन, ये कारक होते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रमा विद्यालय से स्कूल जाती है, तो रमा कहाँ से स्कूल जाती है? विद्यालय से स्कूल जाती है।
तो इसमें किस बारे में बात, कौन से कारक की बात करी जा रही है? अपादान कारक की बात की जा रही है, अधिकरण कारक की बात की जा रही है, संप्रदान कारक की बात की जा रही है, संबंध कारक की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपादान कारक। क्यों? क्योंकि अलगाव की स्थिति में जहाँ पर अलगाव की स्थिति हो, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से दूर जा रही हो, अलग हो रही हो, या कहीं भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, तो वहाँ अगर शब्द में ये चीज़ आ जाए तो समझिए वहाँ अपादान कारक होता है। लेकिन सीता विद्यालय से घर जा रही है तो मतलब विद्यालय वहीं छूट गया, घर जा रही है तो ये लगाव हो गया ना, क्योंकि वो दूर जा रही है, इसलिए अपादान कारक में आ गया। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक में होता है में, पर, ये इसके चिन्ह होते हैं। और जैसे कि कह दिया पुस्तक मेज़ पर रखी है तो पर आ गया। इस तरीके से। और ऐसे संप्रदान में क्या है? संप्रदान में हमेशा दान देने की बात कही जाती है, किसी को कोई भी चीज़ देने की बात कही जाती है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान की पहचान होती है के लिए या के, इसके चिन्ह होते हैं। जैसे कि राजा ने भिखारी के लिए कंबल दान दिया, तो ये संप्रदान में आ गया। संबंध कारक में क्या होता है? किसी भी चीज़ का संबंध बताया जाता है, तो इसके चिन्ह होते हैं का, की, के, ये इसके चिन्ह होते हैं। जैसे कि संबंध मतलब बताते हैं हम किसी का, जैसे कि यह राम का घर है, यह रेणु की गाड़ी है, तो मतलब का की बात आ रही है ना इसमें, तो सीधी सी बात है कि इसमें संबंध कारक के बारे में बात की गई है। और ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड IAS 2015 में, SI 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर नायक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में भी पूछा जाता है। तो स्त्रीलिंग है तो नायक का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। आप बताइए नायक कैसा है? नायक पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नायिका। नायक का नायिका। और नायिका सही वाला कौन सा है, हमें ये भी देखना है कि नायिका शुद्ध वाला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, नायिका। और ये देखिए, ये भी उत्तराखंड SI 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि की बात करी गई है। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो सदैव में संधि पूछी गई है, तो सदैव में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, अयादि संधि होगी। वैसे तो पता होना चाहिए संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये 3 संधियाँ होती हैं। लेकिन स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ होता है, वृद्धि होती है, गुण होता है, गुण संधि, एड़ संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के भेद होते हैं 5। गुण, दीर्घ, वृद्धि, एड़, अयादि संधि। तो अब इसमें पूछा गया है सदैव के बारे में। तो सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में क्या व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है? तो देखिएगा, ये 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि की सबसे अच्छी पहचान है, एक ट्रिक है, जब भी बीच वाले शब्द पर अगर 2 मात्राएं लगी हों तो वहाँ पर वृद्धि संधि ही होगी। दीर्घ संधि की क्या पहचान है? दीर्घ संधि की पहचान है जहाँ पर बड़े आ का डंडा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा अब ओ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा अगर जहाँ पर होती है वहाँ दीर्घ संधि होती है। अयादि संधि में ज़्यादातर अब इस तरीके के वर्ड आते हैं, आवाज़ निकलती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर सिर्फ
3 ही शब्द वो वर्ण के शब्द होते हैं, जैसे पावन, पवन, पावक, इस टाइप के यहाँ पर शब्द होते हैं। तो इससे हमें पता होता है कि ये कौन सी संधि है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वृद्धि संधि। और ये भी देखिए UPSI 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जब हम समास पढ़ेंगे तो समास के बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि समास कितने होते हैं। तो समास 6 होते हैं, 6 समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 4 तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और फिर अव्ययी भाव 5वां हो जाएगा, छठा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ये 6 समास होते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं। जैसे किसी का उत्तर पद प्रधान होता है, किसी का दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उस समास की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का राइट आंसर होगा सी वाला, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्यों होगा दोनों पद प्रधान, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहचान होती है, पहले तो इसमें ओजक चिन्ह लगा हुआ होगा, दूसरे एक दूसरे के ये अपोजिट होंगे, जैसे कि माता पिता। अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह भी दे दिया है इन्होंने, और इधर अपोजिट भी दे दिया, इधर माता है इधर पिता है। अब दोनों पद प्रधान कैसे हुए, देखिए माता की भी वैल्यू वही है, पिता की भी वैल्यू वही है, तो दोनों प्रधान हो जाएंगे। इसलिए पूछा गया है कि दोनों पद प्रधान किस समास में है, तो द्वंद्व समास में है। और कर्मधारय की जो पहचान है, कर्मधारय की पहचान क्या होगी, तो अगर कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जा रही हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नयन कमल, तो इसका क्या हो जाएगा कि जो आपके नयन है, आपकी आंखें हैं, वो कमल के समान है। तो क्या उसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे सज्जन, सज्जन क्या है कि वो इंसान सीधा है, सज्जन है, ये भी उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये कर्मधारय समास में आ जाएगा। अच्छा, द्विगु समास की क्या पहचान होती है, इसका पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है पहला पद द्विगु समास का। जैसे कि चौराहा, तिरंगा, मतलब कोई भी वर्ड आ जाए उसमें सिर्फ हम गिनती काउंट करते हैं। मतलब जैसे पंचवटी, तिरंगा, चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो इनमें क्या संख्यावाची होता है, तो ये द्विगु समास में आ जाएगा। तत्पुरुष समास की क्या पहचान होती है, तत्पुरुष समास में जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि माना कि राजा का पुत्र राज्ञा पुत्र होता है, तो राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो बीच का वर्ण होता है इसका लोप होता है। जैसे राजा पुत्र दे दिया, या मतलब रसोई घर दे दिया, इस टाइप के वर्ण ले दिए तो वो तत्पुरुष समास में जाएंगे। जब हमें उस तोड़ेंगे तो उसमें का, की, के, इन चिन्हों की आवाज़ निकलेगी, हम पहचान चलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। तो 13 नंबर का राइट आंसर सी वाला हो गया, द्वंद्व समास। और ये भी UP पुलिस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास होगा। अब ये भी समास से क्वेश्चन लिया गया है। तो प्रतिदिन शब्द में समास होगा तो कौन सा समास होगा प्रतिदिन में, देखिए तत्पुरुष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द्विगु में संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में अपोजिट होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन ये 14 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, क्योंकि अव्ययी भाव में हमेशा पहचान रखिएगा, क्योंकि इसमें के जो वर्ण होते हैं उनमें प्रत्यय लगे होते हैं। जैसे कि प्रत, धन, दिन।
तो इसमें ज़्यादातर ये अव्यय वाले वर्ड होते हैं और इनमें उपसर्ग लगा होता है, और इसकी चौथी पहचान ये होती है, जैसे कि इसमें ऐसे वाक्य आ जाते हैं, रातों रात, कानों कान, दिनों दिन, इस टाइप के वर्ड आ जाते हैं, तो ये अव्ययी भाव में ही आते हैं। और ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो यहाँ पे अव्यय की बात की गई है, लेकिन किसकी? परिणामवाचक क्रिया की। तो परिणामवाचक में हमें पता होता है कि परिणाम में हम किसी भी चीज़ को मतलब ना तौल सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना कुछ, लेकिन परिणाम में हम उस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं, मतलब नाप सकते हैं कि मतलब परिणामवाचक में विशेषण कौन सा आएगा। तो सर्वदा, क्या सर्वदा होगा? सर्वत्र होगा? गलत होगा। तो 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला होगा, इतना। क्योंकि परिणाम में हम इतना तो बता ही सकते हैं कि ये चीज़ इतनी हो गई है, इतनी कम थी, इतनी ज़्यादा थी। तो परिणाम क्या था? हमें पता है कि कम है तो कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा, ये इसका परिणाम होगा। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण में इतना 15 का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी आबकारी पुलिस परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय शब्द का विलोम बताइए, तो यह विलोम से लिया गया है, तो किसका पूछा है? प्रत्यय का। प्रत्यय का विलोम पूछा गया है, तो प्रत्यय का विलोम शब्द कौन सा होगा? परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यय का परोक्ष विलोम शब्द हो जाएगा। और ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूक का विलोम क्या होगा? अब यहाँ ये भी विलोम से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर किसका? मूक। मूक शब्द मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला या शांत रहने वाले को हम कहते हैं मूक। तो इसका विलोम पूछा गया, तो इसके विलोम क्या होगा? अल्पभाषी होगा, वाचाल होगा, मृदुभाषी होगा, कटुभाषी होगा। तो इसका 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, वाचाल। कम बोलने वाले का विलोम होगा ज़्यादा बोलने वाला, तो मूक का हो जाता है वाचाल, क्योंकि वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाला। और ये भी यूपी पुलिस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया कि पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, चंचला, तंडित, मार्तंड। तो एक इस किसके बिजली के पर्यायवाची हैं? तो बिजली के पर्यायवाची दामिनी भी है, चंचला भी है, टंडित भी है, लेकिन मार्तंड नहीं है, ये नहीं है। तो यही इसमें पूछा गया कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मार्तंड पर्यायवाची जो इस क्वेश्चन का आंसर है 18 नंबर का, तो इसका मार्तंड राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। बिजली का पर्यायवाची नहीं है। पर जी पर्यायवाची है किसका? तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। और ये यूपीएसआई 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर मुहावरे से क्वेश्चन ले लिया गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे हर टॉपिक से एक क्वेश्चन लिया है, और वही क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, जिससे आपको कामयाबी मिल सकती है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि मतलब वाक्य को पढ़ के पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। जैसे कि बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना, कम सुनाई देना। तो सीधी सी बात है, कान का कच्चा होने का मतलब होता है 19 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। क्योंकि आजकल की दुनिया में हो ही रहा, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसने उसी की बात पर विश्वास कर लिया, तो उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। और ये भी उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पर भी मुहावरा लिया गया है, तो अंधे का रास्ता रोशन करना ये होगा, ना समझ को उपदेश देना ये होगा, ना समझ को रोशनी देना ये इसका आंसर होगा, अंधे की सहायता करना ये वाला राइट आंसर होगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना।
जिसे समझ ही ना हो हम उसे उपदेश दें तो वो तो उसे बेकार ही लगेगा। जैसे कि अंधे के सामने आप दीपक जला के ले जाओ तो क्या उसे दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही आप जिसे समझ नहीं है, नहीं समझना, उसे आप कितना भी समझाना पर वो बेकार ही जाएगा। तो इसका अर्थ यही है कि ना समझ को उपदेश देना। और ये भी आबकारी पुलिस प्रथम पाली 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपाट का तद्भव शब्द है। अच्छा, तद्भव और तत्सम ये शब्द होते हैं, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी तद्भव से तत्सम बनाने के लिए दे देते हैं, कभी कभी तत्सम से तद्भव बनाने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? तद्भव पूछा गया। और किसका? कपाट का। तो कपाट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होगा, कांटा होगा, कमर होगा, किवाड़ होगा। तो देखिएगा, कपाट का जो तद्भव है वो कपड़ा हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ए वाला राइट आंसर। कपाट, कपाट कैसा है? तत्सम शब्द है। कपाट तत्सम शब्द है और जो कपड़ा है वो तद्भव शब्द है। और तत्सम शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों ले लिए जाते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतर करके तब लिए जाते हैं। ये इनकी पहचान होती है और पहचान रखिएगा कि तद्भव तत्सम में क्या अंतर होता है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोटस शब्द है। तो लोटस शब्द के बारे में पूछा गया है कि किस भाषा का, मतलब किस भाषा का शब्द है? तत्सम का है, तद्भव का है, देशज का है, विदेशज का है। तो मैंने बताया ही था, जो तत्सम शब्द होते हैं वो डायरेक्ट संस्कृत से लिए जाते हैं, ये तत्सम होते हैं। और जो तद्भव होते हैं उनका हिंदी में रूपांतर कर दिया जाता है, संस्कृत से लेके हिंदी रूपांतर, ये तद्भव हो जाते हैं। देशज में क्या हो जाता है? जो हमारी देसी भाषा होती हैं जैसे हिंदी है, ये सब तो ये देशज में आ जाते हैं। विदेशज में विदेशी भाषा आ जाती हैं, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंसीसी, ये सारी विदेशी भाषा आ जाती हैं, अंग्रेजी वगैरह। तो लोटा शब्द कैसा है? लोटा तो हमें वैसे भी पता चल रहा है कि हमारी अपनी देसी भाषा लोटा शब्द है। तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। देशज, देशज मतलब अपनी देसी भाषा में ही मतलब लोटा शब्द बोलते हैं। और ये बिहार एएसआई परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यवहारी किस प्रकार का शब्द है? व्यवहारी जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, संकर है। तो यहाँ पर पूछा गया है 23 में व्यवहारी शब्द के बारे में। और मैं आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सारे समझा ही चुकी हूँ कि क्या क्या इनकी पहचान है। तो व्यवहारी शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी यूपीएसआई एग्ज़ाम 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 निम्नलिखित में से कौन सी रचना का मेल सही नहीं है? तो मेल यहाँ पूछा गया है कि कौन सी रचना का मेल है जो सही नहीं है। तो बताइएगा। कुटिज हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, द्विवेदी होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। गेहूं बना गुलाम मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो इसमें से गलत पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो नहीं के बारे में पूछा गया है। तो कुटिज हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है, ये सही है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है, ये भी सही है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की, ये भी सही है। पर गेहूं बना गुलाब ये मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा, डी वाला। क्योंकि गेहूं बना गुलाम राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और मुंशी प्रेम की रचना है तो आपको पता ही होगा, गोदान, गवन,
इनकी बहुत सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की। और ये भी देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। 25 इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। क्योंकि शुद्ध अशुद्ध से बर्तनियों से भी काफ़ी क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, तो यहाँ पर पुनरुत्थान के लिए बताया गया है कि कौन सा वाला है जो शुद्ध है, शुद्ध वाक्य लिखा गया है। तो इसका 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि देखिए शुद्ध वाला ए है आपका पुनरुत्थान, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा बी का। और ये भी यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वहाँ पर शुद्ध पूछा गया, यहाँ पर भी शुद्ध पूछा गया। तो यहाँ पर किसका आहार का पूछा गया है, तो आहार होगा, आहार होगा, आहार होगा या आहार होगा। तो 26 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ये तो हम देखते ही पहचान लेंगे, आहार मतलब हमारा भोजन खान पान जो भी होता है वो आहार में आता है, और ये शुद्ध इस तरीके से लिखा जाता है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सत्य बोलने वाले का एक अर्थ क्या होगा। हाँ, वाक्य का एक अर्थ में जो पूछते हैं, कहते हैं वाक्य को एक अर्थ में बताइए, तो पूछा गया है कि सत्य बोलने वाले का एक अर्थ पूछा गया है कि क्या होगा। सत्यवादी हो जाएगा, परोपकारी हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सत्य बोलने वाले का अर्थ क्या होगा। तो सत्य बोलने का वाले का अर्थ सत्यवादी होगा, क्योंकि जो इंसान सत्य बोलता है तो इसका सत्यवादी हो जाएगा। और परोपकारी को आपको पता ही है कि किसी के लिए हम किसी का काम करते हैं, भलाई करते हैं किसी के साथ, वो परोपकारी कहलाता है। और कृतज्ञ जो होता है वो एहसानमंद होता है। और अपमान मतलब क्या होता है हम जानते ही हैं, अपमान का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, ये सब हो जाता है। लेकिन सत्य बोलने वाले के लिए सत्यवादी मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। ए भी बिहार एसआई 2008 में पूछा गया था। 28 नंबर देखते हैं, निम्न में से उत्थान का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर उत्थान का अर्थ पूछा गया है 28 नंबर में। तो 28 नंबर में उत्थान का क्या हो जाएगा, उठाना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। अच्छा, उत्थान का अर्थ नहीं है, नहीं में पूछा गया है। तो उत्थान का मतलब ही होता है उठाना, भी इसका सही आंसर हो जाएगा, वृद्धि भी हो जाएगा, उन्नति करना भी वही होगा। लेकिन मधुर का क्या है, मधुर का अर्थ मतलब कोई उठना थोड़ी नहीं है। तो मधुर का जो आंसर है वो हो जाएगा मीठा, मीठा हो जाएगा। जैसे कहते नहीं मधुर है, बहुत मिठास है उसमें। तो ए वाला 28 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि उत्थान के बाकी ये सारे राइट हैं, लेकिन डी वाला गलत है। ये भी यूपी पीसीएस मेन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है का शुद्ध रूप लिखिए। तो इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखने के लिए बोला गया। श्री कृष्ण के कई नाम है, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण के विचित्र नाम है, ये वाला सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाला सही हो जाएगा। श्री कृष्ण के विविध नाम है, ये वाला सही हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसको हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बात वही है। ये भी यूपी पुलिस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो यहाँ पर बांगरू की बात करी गई है कि किस भाषा की उपभाषा है ये, तो किसकी है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके बताइए पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। और अपनी जो भी राय है हमें दे सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो पसंद है और मैं किस टाइप की किस चीज़ की वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए।